जैसे मैं बात करूं सर, मैं पढ़ता था तो मैं क्या करता था, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे और ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर पाओगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चंदन सर जो मैंने लास्ट में बात आपसे कही, एंड दैट वाज ट्रू, हम बहुत जल्दी यहाँ पर एक वीडियो लाने वाले हैं, आसानियां ना ढूंढ कहीं का ना रहेगा, ये मेरा पर्सनल मानना है सर, और मुझे लगता है कि बिल्कुल सही भी है। नहीं तो आप एक धर्रे पे कई बार पढ़ते रहते हो, क्यों छोड़ देना चाहिए वहां पर आपको। तो अगर इसको फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है, ज्यादा टफ नहीं होने वाला अगर वो सिंसियरली स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं और अपना एफर्ट लगाते हैं। हेलो ऑल, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया और बहुत मजे में होंगे। जैसा कि आप लोग टॉपिक देख रहे हैं, हमारे सामने लिखा हुआ हाउ टू क्लियर ईएससी इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन प्रीलिम्स इन फर्स्ट अटेम्प्ट। बहुत से बच्चे सोचते हैं क्या ये एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया जा सकता है, और हाँ बिल्कुल क्लियर किया जा सकता है, और बच्चे करते ही हैं। तो अगर इसको फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है तो वो क्या स्ट्रेटेजीज होना चाहिए, क्या तरीके होना चाहिए, आज हम बस इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। और हमारे सामने आपके प्यारे चंदन सर यहां पर मौजूद हैं। चंदन सर कैसे हैं आप? मैं एकदम बढ़िया हूं सर। और यहाँ पे जिस टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं सर, ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और जो गेट वाला पे जीएस की टीम इतनी स्ट्रांग बन गई है, मुझे लगता है कि हम लोग स्ट्रेटेजी तो बता ही देंगे, और अगर बच्चे अच्छे से फॉलो करेंगे तो उनको ईएससी प्रीलिम्स क्लियर करना, जो कि जून में एग्जामिनेशन है, ज्यादा टफ नहीं होने वाला अगर वो सिंसियरली स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं और अपना एफर्ट लगाते हैं। तो सर सबसे पहले मतलब जो हम लोगों को भी हमारे सीनियर्स और सर लोग बताते थे कि अगर किसी भी एग्जाम को क्रैक करना है तो पहले उस एग्जाम को समझना, उस एग्जाम के पैटर्न को जानना सबसे ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि उसको अगर हम जानते हैं बेहतर ढंग से तो हम अपनी स्ट्रेटजी को बहुत बेहतर ढंग से प्लान कर सकते हैं कि कहां हमें ज्यादा एफर्ट लगाना है, कहां पे हम थोड़ा कम एफर्ट से भी हमारा काम चल सकता है। तो सबसे पहले हैदर सर बताइए कि इस एग्जाम का पैटर्न क्या है, प्रीलिम्स में कितने पेपर्स होते हैं, मेंस में कितने पेपर होते हैं, क्या प्रीलिम्स के मार्क्स कैरी फॉरवर्ड होते हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत सारे एग्जामिनेशन में प्रीलिम्स में केवल स्क्रीनिंग के लिए प्रीलिम्स लिया जाता है, उसके मार्क्स कैरी फॉरवर्ड नहीं होते हैं। तो हैदर सर। जी बहुत बहुत शुक्रिया चंदन सर, ये बहुत अच्छा सवाल है बच्चों के लिए कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि हम सबसे पहले एग्जाम के पैटर्न को समझें। मैं सिर्फ ईएससी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं किसी भी एग्जाम की अगर आप बात करें तो एग्जाम का पैटर्न मालूम होना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैं अगर एग्जाम के पैटर्न पर आऊं मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों, तो सबसे पहले यहां पर मैं बात करूं तो ईएससी प्रीलिम्स 2 फेज में कंडक्ट होता है हमारे पास। यहां पर पेपर 1 और पेपर 2। जो पेपर 1 है दैट इज जनरल स्टडी 200 मार्क्स का, पेपर 2 टेक्निकल कोर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट 300 मार्क्स का होता है। फिर इसके बाद जब आप ये क्लियर कर लेते हैं, देन आफ्टर आप पहुंचते हैं हमारे मेंस पर। मेंस में हमारा पेपर 1 टेक्निकल 300 मार्क्स का, पेपर 2 टेक्निकल 300 मार्क्स का। फिर इसके बाद जब आप ये दोनों क्लियर कर लेते हैं तब आप पहुंचते हैं इंटरव्यू के लिए या पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो 200 मार्क्स का। तो टोटल हमारा जो ये ठहरता है मेरे बच्चों, ये पैटर्न ठहरता है टोटल 1300 मार्क्स का। जी हां 1300 मार्क्स का। तो ये हमारा एग्जाम का पैटर्न है। पेपर 1, पेपर 2 हमारा प्री, फिर मेंस में हमारे पास पेपर 1, पेपर 2 और इंटरव्यू और पर्सनालिटी डेवलपमेंट जिसको हम कहते हैं। आज हम सबसे पहले जो यहां पर बात करने वाले हैं, सबसे इंपॉर्टेंट वो बात करने वाले प्री के लिए। और प्री में हमारे पास 2 हैं, जनरल स्टडीज एंड टेक्निकल। मैं चंदन सर आपसे जानना चाहूंगा कि अगर हम शुरुआत करें, मान लीजिए हम शुरुआत करते हैं कि टेक्निकल कोर सब्जेक्ट्स की अगर बात करते हैं, बच्चा अगर टेक्निकल के बारे में सबसे पहले अगर आपसे जानना चाहे तो आप क्या बताएंगे कि टेक्निकल सब्जेक्ट की तैयारी कैसे की जाए? क्या वो आसान तरीका हो सकता है यहां पर? चंदन सर प्लीज। बिल्कुल सर। तो सर यहाँ पे प्रीलिम्स के बारे में एक पॉइंट में मैं और ऐड कर देता हूं। हैदर सर ने जैसा बताया कि पहले तो आपका पहले फेज में प्रीलिम्स होगा, जहां पे 2 पेपर होंगे, जीएस के और कोर के, और इसके मार्क्स बेटा एड ऑन होते हैं, ये केवल स्क्रीनिंग के लिए नहीं है। तो आउट ऑफ 500 आप जितना भी स्कोर करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहां अच्छा स्कोर लाना, क्योंकि ये आपका कैरी फॉरवर्ड होगा, ये मेंस के मार्क्स में ऐड होगा, और उसके बेसिस पे फिर आपको इंटरव्यू कॉल आएगी, तो आपके फाइनल सिलेक्शन तक प्रीलिम्स के मार्क्स कैरी फॉरवर्ड होंगे। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रीलिम्स को केवल हमें क्रैक करने के हिसाब से नहीं देखना है, हमको एक अच्छा स्कोर लाने के लिए भी देखना है। और उसमें आप फिर जैसा सर ने बताया कि 2 पोर्शन है। 2 पोर्शन कौन कौन से हैं? आपका एक है कोर पोर्शन जो 300 मार्क्स का है, जिसमें आपके टेक्निकल के सारे सब्जेक्ट आएंगे, और जीएस है जिसमें 200 मार्क्स का है 500, और 500 में अच्छा स्कोर करना बहुत जरूरी है। जबकि मेंस में क्या होता है कि यही जो सारे सब्जेक्ट प्रीलिम्स में टेक्निकल में एक सब्जेक्ट में आएंगे,
वो दो भागों में बढ़ जाते हैं, कुछ सब्जेक्ट एक पेपर में, कुछ सब्जेक्ट दो पेपर में, और 300 के दो पेपर आपके होंगे सब्जेक्टिव में, अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करके पहुंचते हैं तो अब अगर बात करें सर, स्टार्ट अगर करना है तो एक इंजीनियरिंग के बच्चे को जीएस थोड़ा डराती तो है, क्योंकि मैंने भी प्रिपरेशन करी है, तो सर टेंशन थोड़ी रहती है जीएस की। लेकिन जब हम पहली बार स्टार्ट करते हैं, जो भी बच्चा स्टार्ट करता है, हमारे टाइम में भी हम लोग जब स्टार्ट करते थे, हम करते टेक्निकल से, क्योंकि वो भी अच्छा खासा वेटेज रखता है। टेक्निकल से स्टार्ट करना इजी होता है, क्योंकि हम टेक्निकल कॉलेज में पढ़े होते हैं, हमें थोड़ी बहुत आ रही होती है, हमारे बेसिक बिल्कुल सही बोला आपने। ठीक ठाक एग्जाम के हिसाब से हमें पढ़ना होता है, अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करना होता है। तो आपको स्टार्ट तो टेक्निकल सब्जेक्ट से ही करना चाहिए, ताकि आपका एक रिदम बन जाए, और उसके बाद जीएस में हम आएंगे। अगर टेक्निकल सब्जेक्ट का स्टार्टिंग करना है, तो अब आप ऐसा, तो आपके 10 से 12 सब्जेक्ट होंगे, किसी ब्रांच में 11 सब्जेक्ट, किसी में 12, किसी में 13 भी हो सकते हैं ना, वो डिपेंडिंग की ब्रांच के ऊपर 10 से 15 सब्जेक्ट के बीच में नॉर्मली सब्जेक्ट्स होंगे। अब ऐसा कोई भी बच्चा अगर तैयारी सर स्टार्ट करने वाला है, तो हमेशा क्या सिखाया जाता है कि एक फंडामेंटल जो सबसे बेसिक सब्जेक्ट है, आपको उससे तैयारी स्टार्ट करनी चाहिए, क्योंकि वो सीखना भी इजी रहता है, वो फाउंडेशन भी बनाता है, कई सारे सब्जेक्ट उससे लिंक्ड होते हैं। अगर वो सब्जेक्ट आपका अच्छा हो गया, तो बाकी जो टफ सब्जेक्ट या कोई कोर सब्जेक्ट आप पढ़ने जाओगे, वो भी स्ट्रांग होता जाएगा। तो आपको एक फंडामेंटल सब्जेक्ट से स्टार्ट करना चाहिए। और मैं हैदर सर के पास जाना चाहूंगा कि सर, अगर फंडामेंटल सब्जेक्ट की बात की जाए, तो हर ब्रांच के लिए अलग अलग हैं, तो कौन से वो सब्जेक्ट हैं जिसको आप हाईलाइट करना चाहेंगे कि अगर कोई सिविल का बच्चा है तो इस सब्जेक्ट से शुरू करे, मैकेनिकल का है तो इससे, ईसी का है तो इससे स्टार्ट करे, डबल ई का है तो इससे। हैदर सर। जी बिल्कुल सही बात आपने कही। एक्चुअली अगर आपको फाउंडेशन बनानी है, अगर आपको कॉम्प्लेक्स और एडवांस टॉपिक्स अगर आपको अच्छी तरह करने हैं, तो आपका फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। मेनली होता क्या है बच्चों के साथ, मेनली क्या होता है कि बच्चा आगे जाकर फंस जाता है, और जिसकी सबसे बड़ी वजह यह होती है कि उसका बेस क्लियर नहीं होता, उसके फंडामेंटल सब्जेक्ट्स क्लियर नहीं होते, इसलिए उसको परेशानी हो जाती है। और एक यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये फंडामेंटल सब्जेक्ट्स आपको मिलते कहां हैं? शायद अगर आप ध्यान से देखें और अगर पीछे जाएं अपनी इंजीनियरिंग में, तो जो इंजीनियरिंग का जो फर्स्ट ईयर आपका होता है मेरे दोस्तों, वो बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो यहां पर मैंने कुछ ब्रांचेस आपके सामने सजाई हुई हैं, जिसके कुछ फंडामेंटल सब्जेक्ट्स हैं जिन पर आपको ध्यान देना है। जैसे सबसे पहले अगर मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करता हूं, तो हमारे पास आ जाता है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। जी, ये सबसे ज्यादा बेस टॉपिक है मैकेनिकल वालों के लिए। सिर्फ मैकेनिकल वालों के लिए नहीं, मैं सिविल इंजीनियर्स के लिए भी कहूंगा कि उनके लिए जो फंडामेंटल सब्जेक्ट, जो बेस सब्जेक्ट है, दैट इज इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। फिर उसके बाद इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के बारे में बात करें, तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है मैकेनिकल वालों के लिए, थर्मोडायनेमिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स। अब ये इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हो गया, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और फ्लूइड मैकेनिक्स। थोड़ा थोड़ा टॉपिक चेंज हो सकते हैं, लेकिन ये कॉमन है आपके सिविल इंजीनियरिंग के लिए भी। ये वो टॉपिक हैं जो आप फर्स्ट ईयर ऑफ इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं। सबसे पहले आप इंजीनियरिंग मैकेनिक्स तो फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ते ही पढ़ते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में। फिर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जो आपका चला जाता है, वो थर्ड सेमेस्टर में आगे चला जाता है। तो मैंने फिर आपसे कहा क्या कि आपका इंजीनियरिंग का जो फर्स्ट ईयर है मेरे बच्चे, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फिर मैं बात करूं आपसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बेसिक्स इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, नेटवर्क थ्योरी, सिग्नल सिस्टम्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, ये आपका किसके लिए बोल दिया मैंने? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए। फिर वही बात करूं क्या, अगर आप ध्यान दें, आप किसी भी ब्रांच से हो, आइदर यू आर फ्रॉम मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये वो सब्जेक्ट हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो हर एक बच्चा पढ़ता है। फिर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के बारे में, तो यहां पर नेटवर्क्स, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, सर्किट, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल सिस्टम, ये आपके फंडामेंटल सब्जेक्ट्स है। आप अपनी ब्रांच के हिसाब से इन सब्जेक्ट्स को पिक करिए, इनकी एक लिस्ट बनाइए, और फिर ये देखिए कि फर्स्ट ईयर के दौरान आपने किन कोर बुक्स का, किन रेफरेंस बुक्स का इस्तेमाल करा था। उन बुक्स को दोबारा खोलो, अपने सामने लेकर आओ, और उस बुक से अगर आप तैयारी करोगे, तो मेरे बच्चों आपके फंडामेंटल्स बहुत अच्छे स्ट्रांग हो जाएंगे। फिर आप जाइए किसी भी एडवांस टॉपिक पर, आराम से बनेगा। लेकिन मैं फिर आपसे एक चीज कहूंगा, वो ये कि कम से कम आपको एक अच्छा समय देना पड़ेगा इन फंडामेंटल्स को स्ट्रांग करने के लिए। मतलब अगर आपके पास टाइम है, अगर आपके पास स्पान है, साल भर अगर आप लेकर चल रहे हो, तो मैं आपसे कहूंगा कि आप कम से कम 3 महीने इनको दीजिए, और बहुत अच्छे से। सर
सर यहां पर एक चीज और ये कहना चाहूंगा कि इन फंडामेंटल सब्जेक्ट्स के साथ अगर बच्चा साथ में अपनी मैथमेटिक्स को लेकर चले, मतलब मैथ सब्जेक्ट को लेकर चले, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्योंकि वो हर ब्रांच में उसको काम आता है। क्या बोलते हैं बिल्कुल आप सर, चंदन सर इसके बारे में? बिल्कुल सर, मैथ्स का आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया कि इंजीनियर्स के मैथ्स तो वैसे भी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि वो हमेशा आपको साइंस या इंजीनियरिंग को समझने में ज्यादा हेल्प करती है। अगर आपकी मैथ्स अच्छी है तो आपको हमेशा हेल्प करेगी, आपकी इंजीनियरिंग थोड़ी सी आसान हो जाएगी, आपको चीजें समझना आसान हो जाएगा, बिकॉज मैथ्स इज लैंग्वेज ऑफ साइंस एज वी से। तो वो यस। आपका अच्छा रहेगा। तो यहां पे केवल समझने में हेल्प नहीं करने वाला, यहां आपके मैथ्स आती भी है। तो अगर आप मैथ्स साथ में साथ प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको एग्जामिनेशन में भी वो हेल्प करने वाला, स्कोरिंग हो जाता है मैथ्स। हाँ, लेकिन मैथ्स मैं कहूं गेट लेवल की आ जाती है यहां पे, मतलब ऐसा नहीं कि जैसे बाकी अगर सब्जेक्ट के बारे में हम लोग बात अभी करेंगे भी, तो लेवल थोड़ा सा आप कहोगे कॉन्सेप्ट वाइज जितना डेप्थ में गेट जाता है, ईएससी में उतना डेप्थ में नहीं जाते। रीजन ये भी है कि सिलेबस बहुत वास्ट होता है, बहुत वास्ट है। पेपर में टाइम कम होता है और क्वेश्चंस बहुत ज्यादा होते हैं, तो उतनी डेप्थ में जा भी नहीं सकते क्योंकि पेपर का स्ट्रक्चर ऐसा है। तो लेकिन मैथ्स का मैंने जो देखा है रिसेंट ट्रेंड, तो मैथ्स मतलब जो ऑलमोस्ट गेट लेवल की ही पूछी जाती है, क्योंकि गेट लेवल की मैथ्स भी बहुत टफ नहीं होती है ना। जैसा हम लोग आईआईटी जेई में प्रिपेयर करते हैं तो मैथ्स बहुत टफ हो जाती है एडवांस लेवल पे जब जाते हैं। तो जो गेट लेवल की मैथ्स है, तो वो आप मैथ्स ऑब्वियसली, क्योंकि एससी का कोई भी सर प्रिपरेशन करता है तो गेट की प्रिपरेशन नॉर्मली आदमी कर ही लेता है कर कि देगा। गेट एग्जाम भी दे ही देंगे। तो गेट में आप तो मैथ्स पढ़ते हो, उसी मैथ्स को आपको प्रॉपरली अच्छे से फॉलो करना है और इंजीनियरिंग सर्विसेज के पीवाईक्यूज लगाने, उससे आपका एक मैथ्स भी अच्छे से तैयार होता जाएगा जो एग्जाम में भी हेल्प करेगा, मैथ्स तैयार होगा वो सब्जेक्ट में हेल्प करेगा, और पीवाईक्यूज के साथ में प्रैक्टिस करते रहेंगे तो एग्जामिनेशन के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा सर। हैदर सर। बिल्कुल सही सर, बहुत अच्छी बात आपने कही, बिल्कुल सही कि हाँ पीवाईक्यूज और मैथ्स के लिए आपने ये बोला कि जो बच्चा इंजीनियरिंग सर्विसेज की तैयारी कर रहा है या गेट की तैयारी कर रहा है, तो वो दोनों पेपर की, दोनों एग्जाम की तैयारी करता है, गेट की भी तैयारी करता है और इंजीनियरिंग सर्विसेज की। तो मैथ्स एक बहुत बहुत अच्छा टॉपिक है बच्चों के लिए। और फिर ये दोबारा कहूंगा कि हर ब्रांच के एडवांस सब्जेक्ट्स में मैथ्स एक बहुत प्ले करता है। ओके, चलिए सर आगे बढ़ते हैं और अभी अब बात करते हैं फॉलो स्ट्रक्चर्ड प्लान। क्या स्ट्रक्चर प्लान होना चाहिए, किस तरीके से बच्चों को काम करना चाहिए, क्या उनको अपने सब्जेक्ट को कैटेगराइज करना चाहिए, डेज में डिवाइड करना चाहिए, या कुछ और आसान तरीका हो सकता है कि जल्दी से, मान लीजिए अगर सर बच्चों के पास अगर समय कम हो और उनको यह करना है कि फंडामेंटल सब्जेक्ट जल्दी से क्लियर कर लें, वो फंडामेंटल सब्जेक्ट जल्दी से क्लियर कर लें और फिर अपने एडवांस टॉपिक पर पहुंच जाएं, तो आपको क्या लगता है कि किस तरीके से उनको अप्रोच करना चाहिए? सर पहली बात तो जो भी सब्जेक्ट आप प्रिपेयर करने जा रहे हो उसका सिलेबस आपको प्रॉपरली मिल जाएगा, है ना। उस सिलेबस को आप डाउनलोड कर लीजिए, है ना। अब उस सिलेबस को मतलब मैंने भी तैयारी करी हुई है ना, और बहुत सारे ऐसे जो हमारे टाइम पे भी 10-15 साल पहले हमने तैयारी करी थी। आज तक इंजीनियरिंग सर्विसेज का तैयारी करने का पैटर्न नहीं बदला, मतलब पेपर का स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत चेंज हुआ है। उसमें सबसे ज्यादा अहम रोल प्ले करता है पीवाईक्यू। तो आप कोई भी सब्जेक्ट अगर क्विकली तैयार करना चाहते हैं तो उसका सिलेबस लीजिए, है ना। थोड़े बहुत बेसिक्स आपको टॉपिक समझ में आ जाएंगे, बेसिक टॉपिक्स आप पीवाईक्यूज उठाइए, देखिए टॉपिक का कवरेज कहां से क्वेश्चन ज्यादा है। रिसेंट ट्रेंड देखिए 5 से 10 साल का। आपको आजकल बुक्स में भी जो आप ईएससी की किसी की बुक्स लेंगे तो टॉपिक वाइज चीजें मिल जाती हैं। आप देखिए किसका वेटेज ज्यादा, किस टॉपिक से भर भर के क्वेश्चन आए, किससे कम आए। तो आप उस सब्जेक्ट को फिर डिवाइड कर सकते हैं कि ये हाई वेटेज के टॉपिक्स हैं, ये थोड़े मॉडरेट के, और ये थोड़े लेस वेटेज के टॉपिक है। तो ऑब्वियस सी बात है आपको क्या करना, जो हाई वेटेज वाला टॉपिक है उसको सबसे पहले कवर करना, सबसे इजीली कवर करना है। उसके बाद मॉडरेट वाले और लेस वेटेज वाले अगर टाइम मिलता है तो करना है, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं। और उसके बाद कवर करने के बाद सीधे आपको कुछ नहीं करना, यहां पे 10 तो बुक्स नहीं लगानी, इधर उधर का कुछ भी नहीं, सीधे आपको पीवाईक्यूज लगाने। पीवाईक्यूज से प्रैक्टिस करके टॉपिक्स को और इनहेंस करना है। आपको अगर लगता है आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है ना, कि सर पीवाईक्यूज तो खत्म हो गया, अब क्या करें, आप सिविल सर्विसेज के जाके पीवाईक्यूज लगाइए। इन ब्रांचेस से सिविल सर्विसेज का एग्जाम भी लोग देते हैं ना, मेंस में ये सब्जेक्ट होती है, उनके जाके पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करिए, चीजों को करिए, मतलब वहां से क्वेश्चन ले लीजिए, रेफरेंस क्वेश्चन, है ना, पुराने क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, है ना। अगर आपको टाइम बचता है तो
रेदर देन मैं सजेस्ट करूंगा कि पीवाईक्यूज अगर आप एक बार लगा लेते हैं, आपको फिर से लगता है कि आपके पास टाइम है प्रैक्टिस के लिए, तो आप पीवाईक्यूज को ही दोबारा लगाइए। इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम क्रैक करने का एक सबसे बड़ा थंब रूल है, जितने लोग निकालें किसी से भी मिल लेना, जितने रैंकर्स हैं, है ना, आपको पीवाईक्यू जितनी बार टाइम मिले आप जितनी बार प्रैक्टिस कर सकते हैं उतनी बार प्रैक्टिस करिए। आपकी स्पीड इनहेंस होगी, आपके कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बढ़ेगी और आपको ईएससी टाइप के क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वहां एक लिमिटेड टाइम में आपको मैक्सिमम क्वेश्चन सही करने होते हैं। स्पीड बहुत मैटर करती है और उसके लिए पीवाईक्यू प्रैक्टिस ही सबसे ज्यादा आपको हेल्प करेगा। हैदर सर। जी बिल्कुल सही सर, आपने बोला पीवाईक्यू प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पीवाईक्यू अब बच्चे की प्रिपरेशन में। और आपने ये बात कही कि बच्चा कहता है कि सर उसके पास समय है और उसने पीवाईक्यूज लगा लिए हैं, तो मैं ये कहूंगा कि वो पीवाईक्यूज में से अब क्वेश्चन को छाटे और सेग्रीगेट करे टॉपिक वाइज, और मैं ये कहूंगा कि उनको अपने हिसाब से लिखे और टॉपिक वाइज लिखे, और फिर दोबारा तिबारा 3 बार या 4 बार मैं कहूंगा कि अलग अलग ढंग से उन क्वेश्चन को, उन पीवाईक्यूज को लगाए। और टाइम मैनेजमेंट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, जी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसको लिमिटेड समय में मैक्सिमम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, और सिर्फ अटेम्प्ट नहीं करना है, उन मैक्सिमम क्वेश्चन को सही तरीके से अटेम्प्ट करना है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है अगर वो पीवाईक्यूज को सही ढंग से लगाता है तो। जी सर, तो अभी हम बात करेंगे कलेक्ट स्टैंडर्ड मटेरियल। जी, स्टैंडर्ड स्टडी मटेरियल आज के टाइम पे अगर हम बात करें सर, हम हमारे जमाने की बात ना करें, आज के टाइम की अगर हम बात करें तो कितनी रिसोर्सेज है हमारे पास, कितनी रिसोर्सेज है, लेकिन बच्चा सबसे ज्यादा परेशान इसमें हो जाता है कि सर ये कहां से पढ़े, वो कहां से पढ़े, वो 10 किताबें ले लाता है, 10 चैनल्स पे चला जाता है, कितने हैंड रिटन नोट्स ले आता है। सबसे ज्यादा कंफ्यूज बच्चा यहां पर हो जाता है, जो मैंने देखा, जितनी ज्यादा रिसोर्सेज उतना ज्यादा कंफ्यूजन। मैं बच्चों से हमेशा ये कहूंगा कि सबसे पहले छांटो, आप देखो और किसी एक चीज पर स्टिक रहो। जैसे फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल लेता हूं मैं कि अगर आप गेट वाला चैनल फॉलो कर रहे हो, अगर आप यहां पर आ गए हो, अगर आपको लग रहा है, आपको भरोसा है कि नहीं ये आपकी प्रिपरेशन के लिए बहुत अच्छी जगह है, तो मेरे बच्चे फिर इधर उधर आपको होना ही नहीं है, कहीं आपको जाना ही नहीं है, आप अपने नोट्स खुद बना सकते हो। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है सर, सबका मानना कुछ अलग अलग होता है, मेरा मानना कुछ और होता है। बच्चे बात करते हैं सर हैंड रिटन नोट्स के, कि किसी के हैंड रिटन नोट्स मिल जाए। मुझे कभी कभार, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि बच्चा जो खुद अपने हिसाब से, अपने हाथ से जो नोट्स बनाता है, उन नोट्स की बात कुछ और अलग होती है। इंस्टेड ऑफ दिस, हैदर सर ने चंदन सर के नोट्स ले लिए, चंदन सर ने हैदर सर के या किसी और सर के नोट्स ले लिए, नहीं, मुझे लगता है कि नहीं, वो शायद आपके लिए इतना ज्यादा कारगर नहीं होगा जितना ज्यादा कारगर वो आपके लिए होगा। दूसरी चीज, स्टडी मटेरियल जब आप पढ़ रहे हो, जब आप टॉपिक को पढ़ रहे हो, तो अपने साथ जो रजिस्टर जिस पे आप नोट्स बना रहे हो, उसका शुरुआत के कम से कम 5 से 10 पन्ने छोड़ देना चाहिए। क्यों छोड़ देना चाहिए? वहां पर आपको लिखना चाहिए कि किन टॉपिक्स में जो आप आगे पढ़ रहे हो, वहां पर कहां पर आपको प्रॉब्लम्स आए हैं, कहां पर आपको डाउट्स आए हैं, या कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं बात करूं सर, मैं पढ़ता था तो मैं क्या करता था कि सपोज करिए मैं किसी एक्स सब्जेक्ट की तैयारी कर रहा हूं, तो मैंने शुरुआत के 10 पेज छोड़ दिए, और उन 10 पेज में सर मैंने पूरा इंडेक्स बनाया, और उस इंडेक्स में मैंने पहले में लिखा इंपॉर्टेंट टॉपिक, दूसरे पेज में मैंने लिख दिया मेरे डाउट्स, और तीसरे पेज में लिख दिया मैंने मस्ट रिवाइज दीज टॉपिक इन एवरी वीक। जब बच्चा पहला पन्ना खोलता है तो उसको दिखता है कि नहीं, ये इंडेक्स में ये चीज है, ये क्वेश्चन मुझे सर से या अपने दोस्त से या किसी से या कहीं और से ऑनलाइन ढूंढना है और इसको क्लियर करना है, और ये वो टॉपिक है जिनको मुझे बार बार रिवाइज करना। सर आप क्या कहते हैं इन हैंड रिटन नोट्स के बारे में और इन मटेरियल्स के बारे में कि स्टैंडर्ड स्टडी मटेरियल बच्चों के लिए कैसा और क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? सर सर अगर जैसा आपने बोला ना कि जैसे वो गेट वाला पे आ गया या कहीं पे जहां उसकी फ्रीक्वेंसी मैच कर गई, फिर आप एकदम ब्लाइंडली फॉलो करिए, ट्रस्ट करिए, मतलब जिस पे भी आपको करना है उस पे ट्रस्ट करिए। और जैसा सर ने बताया ना कि एकदम फिर फॉलो करिए, और फिर आपकी मेहनत, आपको मेहनत करनी है ना। बाकी रिसोर्सेज आपको 10 जगह के फॉलो नहीं करने की, ये भी ले लो, क्योंकि बच्चों का आपने सर एकदम पूरा पिन पॉइंट वो किया, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चे इन सब में बहुत टाइम वेस्ट कर देते हैं। एक ही चीज को पढ़ने के लिए 10 जगह का मटेरियल, कहीं यहां से पढ़ रहे, कभी तो कॉन्सेप्ट भी प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पाते, क्योंकि एक ही चीज का सर आपने देखा होगा लैंग्वेज अलग अलग जगह थोड़ा अलग अलग होता है, तो हमारा दिमाग कई बार सिंक नहीं हो पाता। जो आपने कहा अपने नोट्स बनाना, वो बहुत जरूरी है। क्लास में मैं चिल्ला चिल्ला के हमेशा बोलता हूं, जैसे आजकल पीडीएफ का जमाना चल गया है ना,
लाइव क्लास भी बच्चे कर रहे होते हैं, तो पीडीएफ का जमाना चल गया तो सोचते हैं नोट ना बनाए। नोट बनाना बहुत जरूरी, क्योंकि जब आप नोट बना रहे होते हो आपका दिमाग सिंक रहता है कि आप क्या लिख रहे हो, वो थॉट प्रोसेस में आपके चल रहा होता है। और जब आप पढ़ते हो अपने नोट्स बनाए हुए, तो दिमाग को पता है कि क्या क्या लिखा है, वो बहुत जल्दी क्विकली चीजें कवर कर लेता है। आप सेम टॉपिक जो अपने नोट से पढ़े हो, एक बार किसी और के नोट से या किसी और बुक से पढ़ के देखना, आपको टाइम हमेशा ज्यादा लगेगा, आपके दिमाग को उसके साथ सिंक करने में टाइम ज्यादा लगेगा। तो सर ने जो कहा, और जो सर का ये मतलब मेरे लिए पहली बार यूनिक था, ये बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है कि शुरू के स्टार्टिंग के 10 पेज जो आप छोड़ दे रहे हो, और उसमें सारी चीजें आपके डाउट्स किन टॉपिक्स पे हैं, कौन टॉपिक मस्ट रिवाइज है जिसमें आप थोड़े फंसते हो, थोड़ा ज्यादा रिवीजन मांगता है, और इंडेक्सिंग वो बहुत इंपॉर्टेंट। अगर ये एक तरह से आपने चीजों को बहुत ऑर्गेनाइज कर लिया है, तो आप जब भी उस सब्जेक्ट को रिवाइज करने जा रहे हैं, आपको पता है कि आपको क्या करना, कहां ज्यादा टाइम देना, कहां कम टाइम। नहीं तो आप एक धर्रे पे कई बार पढ़ते रहते हो, जो टॉपिक कम स्ट्रांग है उसको भी उतना ही टाइम दे रहे हो, जो बहुत स्ट्रांग है उसको भी उतना। जबकि आपको करना क्या है, जो ज्यादा स्ट्रांग आपका ऑलरेडी, उसको थोड़ा कम टाइम में जल्दी क्विकली कवर करना है, और जो आपका कम स्ट्रांग है उसको ज्यादा टाइम देके अच्छे से कवर करना, ताकि एज अ सब्जेक्ट आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी निकल के आए। तो सर ये मटेरियल की बात हो गई। फिर हमने एक तरह से लर्निंग के बारे में भी बच्चों से बात कर ही ली कि कॉन्सेप्ट पढ़ना, और शॉर्ट नोट्स के बारे में आप सर क्या कहेंगे? मतलब एक बड़ा इंपॉर्टेंट होता है बच्चों को शॉर्ट नोट्स बनाना है, कैसे बनाना है, और कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्रिपरेशन में सर? कॉन्सेप्ट तो क्लियर है बच्चे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है शॉर्ट नोट्स बच्चों का। और अभी हमने जो बात करी थी, जो मैंने आपको बताया था कि नोट्स बनाएं, और आपने जो अभी अभी कहा कि बच्चा आजकल ये सोचता है कि जैसे ऑनलाइन पढ़ रहा है तो बस सोचता है उसको सब कुछ पका पका में मिल जाए, उसको पीडीएफ भी मिल जाए, उसको सारे शॉर्ट नोट्स मिल जाए, सब कुछ मिल जाए, उसको कुछ करना नहीं पड़े। बिल्कुल सही सर आपने कहा कि जिस तरह से आप चिल्लाते हैं बच्चों की क्लास में, ठीक उसी तरह सेम। और मैं कह रहा हूं कि जो टीचर बच्चों के लिए काम कर रहा है और जो चाहता है कि बच्चा एग्जाम निकाले, वो चिल्ला चिल्ला कर बोलेगा कि नोट्स बनाओ, अपने हाथ से बनाओ, पीडीएफ्स के पीछे मत भागो। शॉर्ट नोट्स की बात करें तो शॉर्ट नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। शॉर्ट नोट्स बनाने के बच्चों के अलग अलग सबके तरीके हो सकते हैं, एक जनरलाइज वे क्या हो सकता है, किस तरीके से वो काम करे। तो सबसे पहले मैंने वही बात करी आपको कि शुरुआत में आपको 10-12 पेज इंडेक्स के लिए छोड़ने होंगे। फिर उसके बाद जब आगे बढ़े तो जैसे कोई टॉपिक शुरू हो रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल एक टॉपिक शुरू हो रहा है, बेंडिंग मूवमेंट अगर शुरू हो रहा है, या आप कोई और टॉपिक ले लें, तो उससे रिलेटेड आने वाले जितने भी फॉर्मूले हैं वो पहले पेज पे आ जाना चाहिए। मैं कह रहा हूं पहले पेज से दूसरे पेज पे भी ना जाए। अब बच्चा कहता है सर वो तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे, दूसरे पेज पे कैसे नहीं ले जाएं हम? बेटा यही तो तरीका है कि आप किस तरीके से लिखोगे, आप कैसे काम करोगे। शॉर्ट नोट्स उन फॉर्मूलों को कंसाइज कर कर, छोटा छोटा कर कर किस तरीके से लिखोगे, वो पहले पेज पर आपके पास होना चाहिए। फिर क्या होना चाहिए, हर पेज पर नंबरिंग जरूर दीजिए, हर पेज पर नंबरिंग जरूर दीजिए। और वो नंबरिंग आप शुरुआत में जो इंडेक्स आपने बनाया, वो नंबरिंग वहां पर दीजिए कि किस पेज पर आपने क्या काम किया हुआ है, क्या लिखा हुआ है, कैसे। नोट्स की, शॉर्ट नोट्स की फिर से यहीं पर वही बात मैं आपसे करूं कि यहां पर आपको चीजें बहुत ज्यादा भरना नहीं है। उसके लिए तो आपके पास रेफरेंस बुक्स हैं ही, बिल्कुल हैं। आप अपने हिसाब से, आपको लगता है कि नहीं ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप उसकी हेडिंग्स लिखिए और उसके अंदर 2-4 न्यूमेरिकल आप सॉल्व कीजिए। वो न्यूमेरिकल रिपीटिव नहीं होना चाहिए, लेकिन कंसेप्चुअल होना चाहिए। सर मैं आपसे कहूंगा कि मैंने तो जीएस पे बहुत ज्यादा काम करा हूं, टेक्निकल के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो आपके क्या सजेशन हो सकते हैं सर टेक्निकल के लिए शॉर्ट नोट्स? बस 1-2-4 बातें अगर आपको लगता है कि जो मैं नहीं बता पाया, जो आपको बताना चाहिए, जो बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज सर। शॉर्ट नोट्स के बारे में मैं यही कहूंगा कि मैं मतलब शॉर्ट नोट्स के मेरा जो थॉट प्रोसेस रहता था कि शॉर्ट नोट्स में एक तो वो चीजें होनी चाहिए जो आप फ्रिक्वेंटली जो फार्मूलाज या तो भूल जाते हो, जो चीजें आपको लगता है कि टफ है रिकॉल करना, ताकि आप बार बार उसको देख के, शॉर्ट नोट्स देखना इजी रहता है, आप रख लिए बना के और उसको बार बार पलट सकते हैं। तो वो चीजें बार बार देखने से आपके मेमोरी में बैठ जाए अच्छे से, ताकि उससे रिलेटेड आपकी गलतियां ना हो, फार्मूला मिस्टेक ना हो। और शॉर्ट नोट में हमेशा कहता हूं कि तुम्हें अपनी लैंग्वेज में बनाना है। बच्चों की परेशानी होती है ना, कोई अच्छा सा लिख के मुझे शॉर्ट नोट दे दे। लैंग्वेज इज नॉट द थिंग इन शॉर्ट नोट। आपको उसमें, आपको मिक्स लैंग्वेज में लिखना, उसमें हिंदी मिक्स कर देना, आप लिखिए। शॉर्ट नोट्स ये होना चाहिए कि आप वो 2 लाइन 3 लाइन पढ़ रहे हैं तो उस टॉपिक की चीजें आपको दिमाग में रिकॉल हो जानी चाहिए। दिमाग कैसे आपका सिंक है उसके साथ, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लैंग्वेज इज नॉट अ बैरियर कि इंग्लिश में एक बना के सेंटेंस में सर शॉर्ट फॉर्म में लिख ही नहीं पा रहा हूं।
ये प्रॉब्लम ही नहीं, आपको जैसे समझ में आता है कि ये कॉन्सेप्ट आप जैसे याद रख सकते हैं उसमें लिख लेना है, वो मिक्स लैंग्वेज हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, इट डजंट मैटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और वो शॉर्ट नोट्स आपको समझ आना चाहिए, किसी और को समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, आप किसी और के लिए नहीं बना रहे हैं, वो शॉर्ट नोट्स आपका शॉर्ट नोट है, आपको प्रॉपरली समझ में आना चाहिए। आप जैसी भी लैंग्वेज में लिखना चाहते हैं लिख लीजिए, और आप जब उसको पढ़े तुरंत आपको चीजें रिकॉल हो जाए और तुरंत अच्छे से आप उस टॉपिक को या उस पर्टिकुलर चैप्टर को अच्छे से कंसाइज करके दिमाग के फ्रंट पेज पे ला पाए। ये पर्पज होता है। इस पर्पज को ध्यान में रखते हुए बनाओगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सर अब आते हैं पीवाईक्यूज के बारे में। जी, पीवाईक्यू के बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया कि किसी भी एग्जाम के लिए पीवाईक्यू रेफरेंस होता है, क्योंकि वो बताता है कि एग्जाम का ट्रेंड क्या है, एग्जाम के लेवल ऑफ क्वेश्चंस क्या है, किसी पर्टिकुलर टॉपिक से, किसी पर्टिकुलर चैप्टर से, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से किस लेवल तक वो जा रहे हैं, किस लेवल, किस डेप्थ तक जा रहे हैं। उस रेफरेंस के हिसाब से ही हम एफर्ट डालते हैं। अब पता चले आप एसएससी जेई की तैयारी कर रहे हैं और पता चले स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल आप गेट के लेवल का पढ़ रहे हैं, तो वो बेवकूफी है, क्योंकि आप एसएससी जेई के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, किस डेप्थ तक जाना है, उसी डेप्थ तक आपको तैयारी करनी, वो पीवाईक्यू ही बताएगा। इसीलिए हर सर लोग बोलते हैं कि आपको पीवाईक्यू इसकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी। पीवाईक्यू से आपको पैटर्न पता चलेगा कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक से। दूसरा, आपको लेवल ऑफ डेप्थ पता चलता है, तो आप अपनी स्टडी को प्लान करते वक्त उस चीज को ध्यान में रख सकते हैं। और तीसरी चीज, इसको बार बार प्रैक्टिस करके आप उस एग्जाम के माइंड सेटअप में जा सकते हैं। जैसे मैं कहता हूं कि गेट एग्जाम देना है, तो गेट किस तरह से लैंग्वेज फ्रेम करता है, गेट किस तरह से क्वेश्चन फ्रेम करता है, आप उनकी पीवाईक्यू को प्रैक्टिस करके उनके माइंड सेटअप में जा सकते हैं। तो आपको जब गेट का पेपर देने जाएंगे या एससी का पेपर, तो आपको पता होता है कि क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा। वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप कोई भी टॉपिक पढ़ लो सर, मतलब अगर एक सब्जेक्ट पढ़े, मतलब ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, और आपको अगर एग्जाम का पैटर्न ना पता हो ना, पेपर आप जब भी देने जाओगे आपको पेपर हमेशा अटपटा बहुत लगेगा। इवन हम लोग कॉलेज में भी यही करते थे कि जो सर लोग हमें पढ़ाते थे, जो भी फिर हमारा टेस्ट या एग्जाम होने वाला था सेम का, हम उनके पेपर को कि पिछले साल सर ने क्या अपने सीनियर से लेते थे कि कैसे क्वेश्चन पूछते थे, हम उसी के हिसाब से तैयारी करते थे, ताकि हम एग्जाम में जाए तो हमें पेपर अलग सा ना लगे। नहीं तो अगर आपको पैटर्न नहीं पता है, आपको पेपर हमेशा अजीब लगेगा, आप बस केवल पढ़े जा रहे हो, खुद डेप्थ में सब्जेक्ट तैयार किए जा रहे हो। इसलिए पीवाईक्यू प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और ईएससी के लिए तो ये मतलब एकदम जो भी आप समझ लो, बाइबल जो भी समझ लो, प्रैक्टिस करना है बार बार। हैदर सर, आपका इस पे क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? बिल्कुल, मैं ये कहूंगा कि पीवाईक्यू बाइबल है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों की सॉरी, वो ये कि आपका चुनाव बहुत अच्छा होना चाहिए। आपका चुनाव, आप किससे पढ़ रहे हो, किस रेफरेंस बुक से पढ़ रहे हो, आपने अपना मेंटोर किसको बनाया हुआ है। एक छोटी सी बात मैं आपसे कहूंगा जो आपने यहां पर रेज करी थी सर, वो ये कि अलग अलग एग्जाम, सब्जेक्ट एक है लेकिन अलग अलग एग्जाम के हिसाब से सब्जेक्ट को पढ़ने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं कोई सब्जेक्ट आपको पढ़ा रहा हूं, मैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ा रहा हूं, और मैं खड़ा होकर आपसे ये कह देता हूं कि बेटा मैं आपको मैकेनिक्स पढ़ा रहा हूं और आप अब किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर लो, इसमें से आएगा। बहुत अच्छी बात है, लेकिन आज बच्चे की एक नीड है, आज एक बच्चे की जरूरत है कि वो अगर गेट के लिए तैयारी कर रहा है, तो सर क्या आप इंजीनियरिंग मैकेनिक्स मुझे गेट के हिसाब से पढ़ा सकते हो? सर क्या इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आप मुझे इंजीनियरिंग सर्विसेज या वो एसएससी जेई दे रहा है, या फिर वो एएलपी आरआरबी एएलपी दे रहा है, या फिर वो असिस्टेंट इंजीनियर एग्जाम दे रहा है, तो क्या इनके हिसाब से सब्जेक्ट को एक टीचर आपको पढ़ा पा रहा है, या फिर वो सारी की सारी चीजें आपको दे रहा है? यही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उस एग्जाम के पीवाईक्यूज। जी, आप पीवाईक्यूज उस एग्जाम को देखिए तो आपको पता चल जाएगा कि वो कितने डेप्थ में उस सब्जेक्ट को पूछ रहा है। तो खैर, आइए अब बात करते हैं, यहां पर हम आगे पहुंचते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जी, क्या? रिवीजन, रिवीजन, रिवीजन। अब रिवीजन कब होता है? कब होता है रिवीजन? तब होगा जब आपका सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुका है, जब आप सब्जेक्ट को पढ़ चुके, तब रिवाइज। एक चीज। दूसरी चीज, दूसरा रिवीजन ये होता है कि आपने सब्जेक्ट को 3 पार्ट में या 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। जैसे आपका सब्जेक्ट है जिसमें टोटल 10 टॉपिक हैं, और अगर टोटल 10 टॉपिक हैं तो आपने उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 5 टॉपिक और 5 टॉपिक। अब आप क्या कर रहे हो? रिवाइज अगर कर रहे हो तो पहले आपने 5 कंप्लीट कर लिए, 5 कंप्लीट करने के बाद अब आप उसको रिवाइज करो। अब रिवाइज करने का क्या तरीका होता है? रिवाइज करने का बहुत अच्छा तरीका है वो ये कि आप उस पर बेस्ड
अनसॉल्व क्वेश्चंस लगाइए, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को करिए और देखिए क्या सही में आपका सब्जेक्ट रिवाइज हुआ है या नहीं हुआ। समटाइम्स बच्चा गलती क्या करता है चंदन सर, मैंने ये महसूस करी है कि मैंने आज कोई टॉपिक पढ़ाया, ये मेरा पर्सनल मानना है सर और मुझे लगता है कि बिल्कुल सही भी है, मैंने आज कोई टॉपिक पढ़ाया, मैं बच्चे से कभी नहीं कहता कि तुम आज जाकर इसको रिवाइज करना। मैं हमेशा बच्चे से कहता हूं कि नहीं, एक समय दो, एक टाइम दो, आप उस सब्जेक्ट को भूलने के लिए, उस टॉपिक को भूलने के लिए, मैंने आज एक टॉपिक पढ़ाया, आप उसको बिल्कुल अभी रिवाइज नहीं करिए, आप जाइए थोड़ा सा समय दीजिए, उस समय के बाद अब आप रिवाइज करिए और रिकॉल करिए और देखिए आपको कितने चीज, कितने टॉपिक्स मालूम है, कितना आपको आता है। तब जाकर आपको समझ में आएगा कि यहां कितना बैठा है और दोबारा उस टॉपिक में से आपको कितना पढ़ना है। जब आपका वो सब्जेक्ट पूरी तरह, वो टॉपिक कंप्लीट हो जाए, अब आप उस पर क्वेश्चंस उठाइए, अब आप उस पर पीवाईक्यूज लगाइए और फिर इसके बाद जब ये पीवाईक्यूज हो जाए, वो क्वेश्चन हो जाए, दूसरी स्टेप हो गई। अब तीसरी स्टेप पे अब आप क्या चाहिए, मैं कहूंगा इन्हीं क्वेश्चंस को दोबारा लगाओ, लेकिन कैसे लगाओ, घड़ी रखकर लगाओ, टाइम देखकर लगाओ कि अब आप इतने समय में उन्हीं क्वेश्चन को जिनको कर चुके हो वो कर पा रहे हो या नहीं। अगर आप एक एक टॉपिक पर अगर इस तरीके से रिवीजन कर रहे हो तो यकीन करिए बेटा कि एग्जाम में आप लिटरली बहुत अच्छा कर कर आएंगे। बाकी इस रिवीजन पे चंदन सर भी कुछ रोशनी डालना चाहेंगे? सर आपने ऑलमोस्ट मैक्सिमम चीजें कवर कर दी रिवीजन में, मतलब जी जी ये जी। वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक है। और रिवीजन बेटा सबसे इंपॉर्टेंट है कि रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि रिवीजन से आपका टॉपिक की क्लैरिटी बढ़ती है, रिवीजन से ही आपकी स्पीड बढ़ती है, बार बार प्रैक्टिस आप करते हैं, बार बार रिवाइज करते हैं। और ईएससी जैसे एग्जामिनेशन में रिवीजन प्रैक्टिस जितनी बार आप कर सकते हैं उतनी अच्छी आपकी स्पीड इनहेंस होगी, उतनी अच्छी अक्यूरेटली आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे और ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर पाओगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगले टॉपिक पे बात करते हैं, टेस्ट सीरीज। ये टेस्ट सीरीज आपका फिर से वही काम करने वाला जो आपने पीवाईक्यू प्रैक्टिस करके अपनी स्पीड इनहेंस करी, आपने रिवीजन करके अपनी स्पीड इनहेंस करी, तो अब आपको जज करना है टेस्ट सीरीज देके कि मैं किस लेवल पे आके खड़ा हूं। क्योंकि क्या होता है, एग्जाम का प्रेशर सबको ही थोड़ा सा परेशान करता है, चाहे आप कितनी भी अच्छी तैयारी कर लें। और उसका एक्चुअल एग्जाम में जाने से पहले आपको अपना टेस्ट करना जरूरी है कि जब मैं एक टाइम बाउंड मैनर में, और जब मेरे पास मिक्स सब्जेक्ट होती हैं, कई सारे सब्जेक्ट एक पेपर में आती हैं, तो मैं क्या क्या चीजें मेरे से गलत हो रही हैं, क्या क्या मैं मैनेज नहीं कर पा रहा हूं, ये आपको टेस्ट देके ही पता चलेगा। इसीलिए टेस्ट की एनालिसिस करना जरूरी है, टेस्ट सीरीज देना पहले जरूरी है। जब देंगे तो आपको पता चलेगी, कई सारी ऐसी चीजें पता चलेंगी जो हिडन है, जो आप सोच भी नहीं रहे हो कि ये मेरे से गलती हो भी सकती है ना, क्योंकि वो टाइम प्रेशर वो चीजें क्रिएट करता है। फिर उन चीजों पे काम करना होगा, जो गलतियां हुई हैं, कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक है, तो उन पे काम करना होगा कि क्या मैं गलती कर रहा था वो रिपीट ना हो। अगर आपको कैलकुलेशन आपकी थोड़ी स्लो है तो कैलकुलेशन पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि वो भी एक इंपॉर्टेंट रोल है। क्योंकि आपको क्वेश्चन आता है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन को टाइमली बना के और अच्छे खासे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके एक्यूरेटली आने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आपको स्पीड पे भी काम करना पड़ेगा, वो टेस्ट सीरीज से आएगी। तो टेस्ट सीरीज ओवरऑल आपको जजमेंट देगा कि आपने जो तैयारी कर ली, पीवाईक्यू प्रैक्टिस कर ली, आप कहां स्टैंड करते हो, और आपको अगर अच्छा करना है तो आपको क्या क्या चीजों पे काम करना पड़ेगा, उन पे आप काम करेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे। तो सर अब हम आते हैं अगली इंपॉर्टेंट सबसे बात पे, जो मतलब सबसे ज्यादा बच्चों को डराता है। मतलब मैं भी प्रिपेयर किया हूं, तो मुझे हमेशा इस मेरे 10 टेक्निकल सब्जेक्ट को तैयार करने की मुझे कोई टेंशन नहीं होती थी, लगता था मैं कर ही लूंगा, थोड़ा सा मेहनत लगेगा, पढ़ ही लूंगा, है ना, कोई टॉपिक। लेकिन जब जीएस की बात आती तो टेंशन होती थी, यार ज्योग्राफी या ये सब पढ़ना पड़ेगा, कैसे पढ़ेंगे, इतनी चीजें याद रखनी है, मतलब वो अलग ही टेंशन होती थी। पेपर में हम लोगों के टाइम पैटर्न थोड़ा अलग था कि इंग्लिश आती थी 100 मार्क्स की, 100 मार्क्स की जीएस आती थी, लेकिन टेंशन बहुत होती थी। और अभी भी जैसे मेरे पास बच्चों का जो ईएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं, गेट एग्जाम दे चुके हैं, उनके मैसेज आते हैं, सर जीएस का क्या करें, कैसे करें, क्या करना है। तो सर जीएस के बारे में थोड़ा सा आप बताइए कि क्या क्या चीजें, जो जीएस का पहला पेपर है उसमें आपका क्या डिवीजन रहता है, क्योंकि उसमें थोड़ी जनरल इंजीनियरिंग भी रहती है और जीएस भी, और वेटेज वाइज कैसा रहता है, मतलब और बच्चों को कैसे अप्रोच करना चाहिए जीएस से, जो उनको डर लगता है वो डर वो कैसे भगा सकते हैं और जीएस की प्रिपरेशन बहुत बेहतर कर सकते हैं। हैदर सर। बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहां पर जिसके बारे में अभी मैं बात करने जा रहा हूं, हाउ टू अप्रोच
जीएस, जी जीएस एक बहुत मतलब मेजर पोर्शन है यहाँ पर आपका प्री का। और 2016 में 2017 के एग्जाम में चेंजेस हुए। 2016 में जो बच्चे तैयारी कर रहे थे एकदम से उनके पास चेंजेस हुए और 10 नए सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हुए। पहला पेपर आपका 2017, फिर उसके बाद 2018, 19 और अभी तक 2024 आपका यहाँ पर लास्ट पेपर हुआ है। हमारे पास मटेरियल बहुत सारा आ चुका है। प्रॉब्लम कब थी? प्रॉब्लम जब थी जब 2017 था या 2018 था, तब हमें नहीं मालूम था, हमारे पास मटेरियल नहीं था कि किस तरीके से क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्या पैटर्न है, क्या वेटेज है यूपीएससी का, कैसे काम कर रहा है। लेकिन आज 2024 हो चुका है, टोटल करीब करीब 8 पेपर हमारे पास यहां पर हो चुके। यहां पर हमारे पास मेरे बच्चों टोटल 10 टॉपिक हैं। बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, टू द पॉइंट बात करूंगा। 10 टॉपिक है हमारे पास, जिसमें करंट अफेयर्स हो गया आपका, आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स हो गया, एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग आपका हो गया, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी आपका एक सब्जेक्ट हो गया, आपका एनर्जी इन्वायरमेंट हो गया, एथिक्स है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, डिजाइन ड्राइंग एंड सेफ्टी है, स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी है। ये टोटल 10 सब्जेक्ट्स हैं। इन 10 सब्जेक्ट्स का अलग अलग वेटेज है। और कभी कभार क्या हुआ है कि किसी सब्जेक्ट में से बिल्कुल क्वेश्चन नहीं पूछे गए और किसी टॉपिक में से बहुत ज्यादा क्वेश्चन अच्छा। पूछ लिए गए हैं। तो हम क्या करते हैं, हम कभी कभार ये सोचते हैं कि नहीं यार, इस टॉपिक को हम छोड़ देते हैं, पिछली बार या उससे पिछली बार इसमें से क्वेश्चन नहीं पूछे गए। और जब आपने पेपर दिया, जो आप छोड़ कर गए उसी में से क्वेश्चन आ गए। मैं सबसे इंपॉर्टेंट सजेशन बच्चों को यह दूंगा कि आप तैयारी पूरे 10 टॉपिक की बिल्कुल एक जैसी करें, लेकिन करने का तरीका अलग हो सकता है। आप इन 10 टॉपिक को डिवाइड कर लीजिए। कैसे डिवाइड कर लीजिए? इजी लेवल, मॉडरेट और एडवांस लेवल। अब इजी लेवल में क्या रखना है? इजी लेवल में समटाइम्स इट डिपेंड्स ऑन स्टूडेंट टू स्टूडेंट। ये बच्चे से बच्चे पे डिपेंड करता है। जैसे फॉर एग्जांपल, एक बच्चा कहता है कि सर मुझसे मैथमेटिक्स बहुत अच्छी होती है, मैं कह रहा हूं इसको आप इजी लेवल पे जाने दो। एक बच्चा कहता है सर मैथमेटिक्स की पार्ट एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग है, तो उसके लिए 2 टॉपिक यहां पर इजी आ गए। फिर एक बच्चा कहता है सर मुझे डिजाइन ड्राइंग। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि इन 10 टॉपिक को इजी, मॉडरेट और एडवांस लेवल पे आप कैटेगराइज करो। उसको कैटेगराइज करने के बाद आप उस हिसाब से तैयारी करो। फिर इनके पीवाईक्यूज देखो, हमारे पास 8 पेपर हैं। उन पीवाईक्यूज में आपको यह पता चलेगा कि एथिक्स से अभी तक कितने क्वेश्चन आए हैं। हम बहुत जल्दी यहां पर एक वीडियो लाने वाले हैं और वो पर्टिकुलर टॉपिक वाइज होगा। उस टॉपिक वाइज में हम पूरे 8 जितने भी अभी तक पेपर हुए हैं उसमें ये डिस्कस करेंगे कि देखिए डिजाइन ड्राइंग एंड सेफ्टी से अभी तक इतने क्वेश्चन पूछे गए हैं, एथिक्स से इतने क्वेश्चन, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से इतने क्वेश्चन। तो आपको वो बहुत मदद देगा। वो वीडियो बहुत जल्दी यहां पर इस चैनल पर जरूर आपको मिलेगा। तो मैं यही कहूंगा, सब्जेक्ट को डिवाइड करिए, सब्जेक्ट को डिवाइड करिए इजी, मॉडरेट और एडवांस के हिसाब से, और अपनी प्रिपरेशन बराबर रखिए। किसी सब्जेक्ट को बहुत ज्यादा या बहुत कम नहीं करना। एक बच्चों की बहुत बड़ी गलती होती है। क्या गलती होती है? जो सब्जेक्ट उनको टफ लगता है वो उसको देखते ही नहीं है, वो उसको बहुत बाद में उठाते हैं। अब ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। मैं ये कहूंगा कि जो सब्जेक्ट टफ लग रहा है आपको उसको रेगुलर बेसिस पे देखना है। हर दूसरे दिन या हर तीसरे दिन उस पर काम करना ही करना है। ये जो 10 सब्जेक्ट्स हैं इनमें से एक सब्जेक्ट जो जिसके लिए मैं जाना जाता हूं, जिसको कहते हैं डिजाइन ड्राइंग एंड सेफ्टी। अगर आप यहां पढ़ रहे हो, यहां गेट वाला चैनल पे हो, या आप अगर मेरे से पढ़ रहे हो, तो मैं आपसे कहूंगा बेटा बिल्कुल सीधा, बहुत काम करा है, 20 से 25 साल हो गए यहां पर काम करते करते। तो मैं आपसे कहूंगा कि अगर आप यहां मेरे से पढ़ रहे हो या गेट वाला चैनल को अगर आप फॉलो कर रहे हो, तो मेरे दोस्तों इस सब्जेक्ट की चिंता बिल्कुल छोड़ दो। मजा आ जाएगा, एक एक चीज आपको समझ में आ जाएगी। और आपके लिए अब 10 सब्जेक्ट नहीं, आपके लिए वादा करता हूं 9 सब्जेक्ट होंगे। दूसरी बात, एक और सब्जेक्ट है यहां पर मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के धुरंधर सर हमारे पास यहां पर हैं, जिनका नाम है डॉक्टर पुनीत शर्मा। मैंने ऐसा मैथमेटिक्स का टीचर नहीं देखा। उनकी सबसे खास बात उनकी स्पीड और टू द पॉइंट और कंटेंट पर नॉलेज और एग्जाम के हिसाब से जब वो सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। जब आप देखेंगे यहां पर उनकी पूरी प्लेलिस्ट भी है डॉक्टर पुनीत सर की, और जब आप उस प्लेलिस्ट पर जाएंगे तो आप देखेंगे कि वो हमेशा टू द पॉइंट बात करते हैं। वो कभी फालतू टाइम बर्बाद नहीं करते बच्चों का, और बहुत अच्छा कंटेंट देते हैं। एक जो बात हुई थी ना सर फंडामेंटल सब्जेक्ट्स के बारे में जो हमने बात करी थी, तो यहां पर सर ने कुछ टॉपिक्स इंजीनियरिंग के बेसिक्स क्लियर करे हुए हैं। जिन बच्चों को, जी ध्यान से सुन लीजिए, जिन बच्चों को परेशानी है मैथमेटिक्स की बेसिक्स में,
प्लीज यहां पर प्लेलिस्ट पे जरूर देखिएगा, उन्होंने उस पर वीडियोस बनाए हुए हैं जो आपके बेसिक्स बहुत अच्छी तरह क्लियर कर देंगे। तो चंदन सर, जीएस वाला जो पोर्शन है बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है बच्चों के लिए, और इसके लिए हम एक स्पेशल वीडियो लेकर आने वाले हैं, जैसा कि मैंने आपसे कहा वो तो कि बहुत बढ़िया टॉपिक रहेगा वाइज सर बात ये। करेंगे, जो हाँ, वो सिर्फ उससे जीएस, बहुत क्लैरिटी हो जाएगी सर, जी, बहुत जो अच्छी। सिर्फ जीएस की बात होगी, तब हम हाँ उसको और ज्यादा सर, अच्छे वो से, थोड़ा डर बच्चों का और भाग जाएगा, क्योंकि मैं डर उससे भाग जाएगा, कोरिलेट कर खत्म हो पा रहा हूँ। जाएगा, डर हमारे खत्म टाइम हो पे ये जाएगा। सब चीजें जी ऐसे जी, नहीं और होती थी, मतलब हमें मैं खुद कह रहा हूं देखना बच्चों पड़ता से था। कि चिंता या डर की तो जरूरत ही नहीं है। बात यह है हाँ। कि जब सब्जेक्ट पढ़ो तो मन से सिर्फ एक आवाज निकलना चाहिए, क्या? वो ये कि सर मजा आ गया, क्या हम्म। टॉपिक पढ़ा है। जब बच्चे के अंदर से ये बात निकलती है ना, मजा आ गया, तो उसी दिन वो सब्जेक्ट उसके लिए आसान हो गया। समटाइम्स क्या सर। होता है, बच्चा सब्जेक्ट पढ़ता है और वो देखता हम्म। है, अरे यार ये टीचर तो बहुत जबरदस्त पढ़ा रहा है, बहुत हम्म। शानदार पढ़ा रहा है, बहुत अच्छी बातें कर रहा है, बस मुझे ही समझ में नहीं आ रहा क्योंकि मैं गधा हूं। तो असल में जीएस बात की है, सर वैसे भी अब बच्चों को, मुझे लगता है कि अगर आप गेट वाला चैनल पे हैं तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि जरूरत नहीं, बहुत जरूरत नहीं। स्ट्रांग टीम बन गई है। तो जो जी जी जीएस जी, का डर मुझे अपने टाइम पे भी लगता था, वो डर आपका बहुत जल्दी भागने वाला है, क्योंकि आपको जीएस का कैटेगरी वाइज, जैसे सर ने बताया, वीडियो आने वाला है, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कहाँ पे एफर्ट लगाना है। और फिर उन सब्जेक्ट के जब लेक्चर्स आएंगे, उनका जब कंटेंट आएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि जीएस वाला पेपर भी उतना ही इफेक्टिवली प्रिपेयर किया जा सकता है जितना हम टेक्निकल में एंजॉय करते हुए इस जी सब्जेक्ट जी, को तैयार करते हैं। तो जीएस का ये डर जितने लोगों का है, बहुत जल्द दूर होने वाला। टेंशन ना लो, गेट वाला चैनल पे सब कुछ आने वाला है, सब कुछ एकदम आने आप वाला है, प्रिपेयर्ड सब रहो। कुछ। और एक सर और बात ऐड करना चाहूंगा, आपने पुनीत शर्मा सर मेरे बहुत अभिन्न मित्र हैं, बहुत अच्छे मित्र हैं। अच्छा अच्छा, तो आपने डॉक्टर पुनीत शर्मा ऐड किया, मैं उनको पुनीत शर्मा सर ही बोलता हूं, और इसलिए क्योंकि सर कहते हैं डॉक्टर मत लगाया करो, सीनियर वाली फीलिंग आती है। हमने, मतलब सर तो सीनियर खैर हैं ही, अगर सर ये वीडियो देख रहे होंगे, सर आप हम लोगों से सीनियर तो हो ही, हमसे तो सीनियर हो ही, काफी सीनियर हो। तो लेकिन कोई नहीं, हम आपको पुनीत शर्मा सर ही बोलेंगे ताकि आपको सीनियर वाली फीलिंग ना आए। तो सर अब चलते हैं अगले टॉपिक पे, कि इसी के बारे मैथ्स में के बात बारे में हमने करेंगे सर। बात कर जी ली, जी 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 IQ बाइबिल है इसके बारे में बात कर ली, है ना। जी, और ये जो है, रियलाइज इंपॉर्टेंस ऑफ जनरल स्टडीज कुड आइदर सेल यू थ्रू प्रीलिम्स और सिंक यू, ये जो लिखा हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस लिखा हुआ है। मैं जी एक बात जी बता जी दूं जी बच्चे, अगर जी, आपका केवल ये स्क्रीनिंग होता ना, कि अगर प्रीलिम्स आप स्क्रीनिंग में पास हो जाओगे, मेंस फिर सीधे टेक्निकल लिखोगे, तो मैं कहता कि आप सेलेक्टिव तैयारी कर लो, कुछ सब्जेक्ट अच्छे कर लो जीएस के, काम बन जाएगा भाई, निकाल लेंगे, हो जाएगा काम, है ना। और पहले, आज के 15 साल पहले जब मैं प्रिपरेशन करता था, तो हम लोग इंग्लिश, हमारे टाइम में इंग्लिश आती थी 100 मार्क्स की जीएस में और 100 मार्क्स की जीएस। तब ये इंजीनियरिंग ड्राइंग और सर ने जो बाकी सब्जेक्ट बताया, आईओटी और बाकी, ये सब नहीं थे सब्जेक्ट उस टाइम पे। जीएस आती थी, करंट और जो भी स्टैटिक जीएस होती थी। तो हमारे टाइम पे 80 मार्क्स लेते आते थे ना, तो काम बन जाता था, टेक्निकल में स्कोर कर लो। तो लोग जीएस सेलेक्टिव बहुत पढ़ते थे, क्योंकि इंग्लिश जिसकी स्ट्रांग है, इंग्लिश से ही 60-70 लेते आता था, अगर ठीक ठाक थोड़ा अब सा सिलेक्टेड नहीं कर पढ़ना है, लिया। अब पूरा पढ़ना है, अब पूरा हाँ, अब पढ़ना ये नहीं कर सकते, वही मैं जी आने वाला हूं, कि अब प्रीलिम्स के मार्क्स जुड़ते हैं, स्क्रीनिंग नहीं है बच्चे। जी, और रैंक डिसीजन में बहुत ज्यादा ये मैटर करते हैं। इसके 10 मार्क्स, 20 मार्क्स, 30 मार्क्स, जितने आप एक्स्ट्रा एफर्ट से एक्स्ट्रा लेते आएंगे, वो आप टॉप 10 में आने वाले हैं या आप 50 से बाहर जाने वाले हैं, ये बहुत ज्यादा डिसाइडिंग होता है। तो जीएस को, आपको प्रीलिम्स के पेपर 1 को उतना ही इंपॉर्टेंस देना जितना पेपर 2 को, जो आपका टेक्निकल है, जिसको आप इंपॉर्टेंस देते हो। और टेक्निकल में जो आप 2-3-4 सब्जेक्ट में एफर्ट लगाते हो ना, उतना आपको, सोचो टेक्निकल में 300 मार्क्स के लिए 10 से 12 सब्जेक्ट, 13 सब्जेक्ट पढ़नी है। लेकिन यहां मुझे, जो मैं फील करता हूं, जो मेरी रिसेंट बच्चों से बात हुई जिन्होंने अच्छा किया है, कि आप 3 से 4 टेक्निकल सब्जेक्ट का एफर्ट अगर जीएस वाले पेपर में लगा देंगे, तो पूरे जीएस के पेपर को बहुत अच्छा कर सकते हैं, और उसमें अच्छा स्कोर आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो ये जो सेंटेंस लिखा है ना, कि यार ये तो आपकी नैया पार लगा देगा या तो आपको डुबा देगा, वो बिल्कुल बहुत सही। इंपॉर्टेंट है, कि जीएस को आपको बिल्कुल भी कम सीरियसली नहीं लेना है। अब यहां पे गेट वाला पे इतनी स्ट्रांग टीम बन गई है, फिर काहे डर रहे हो? डरने की कोई जरूरत नहीं है, आपका जीएस का पेपर भी उतना ही स्ट्रांग होगा जितना बाकी पेपर स्ट्रांग हो जाएंगे, है ना। सर आप शॉर्ट नोट्स, ये हमने बात बात कर कर ली है ली हमने। कि खुद ही बनाना है। कैलकुलेशन के बारे में आप सर क्या आप क्योंकि यहां पे कैलकुलेटर बच्चों, पहली बात मैं हाईलाइट कर दूं, अलाउड नहीं होता है। तो कैलकुलेशन के बारे में सर आप क्या कहेंगे, कि कैलकुलेशन मिस्टेक्स बच्चों से होती हैं,
इसको कर्व कैसे कर सकते हैं, और कितना इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करता है पीएससी के एग्जामिनेशन बहुत में। ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सर। एग्जाम में अगर एक कैलकुलेशन मिस्टेक आपकी हो गई, क्वेश्चन आपका पूरा गलत हो गया, एग्जाम के बाद आप आए, आपने आकर क्वेश्चन को चेक करा और आपने आकर कहा अरे यार ये तो मेरा बहुत अच्छा टॉपिक था और ये इतनी सी छोटी सी मिस्टेक की वजह से ये गलत हो गया। कैलकुलेशन मिस्टेक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और मैं बस इतना ही कहूंगा, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। जितना ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो आप, उतना ज्यादा प्रैक्टिस करो। आप ये देखो आप किस जगह गड़बड़ कर रहे हो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज बच्चे को ये होती है कि वो जब गड़बड़ करता है उस चीज को लाइट ले लेता है, लाइट ले लेता है। अरे यार हो गई मेरे से मिस्टेक, कोई बात नहीं। अरे मैं कहता हूं बेटा डर जाओ यहां पर। अगर आपसे गड़बड़ हो गई है तो नोट डाउन करो, अपने सामने लगा दो लिख के कि मैं इस जगह बार बार गलती करता हूं, ताकि जब आप अपनी टेबल पे बैठो तो आपको दिखे कि नहीं ये गलती दोबारा नहीं होना चाहिए। तो कैलकुलेशन मिस्टेक्स में यही कहूंगा आपसे कि जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी ज्यादा प्रैक्टिस से आप इसको कम करो। और जहां आपकी प्रॉब्लम्स एरर आ रही हैं उन एरर्स को आप अलग लिखो। डू फ्रीक्वेंट सेल्फ एनालिसिस। जी सेल्फ एनालिसिस बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। हम हमेशा कहते हैं कि किसी का पीछा नहीं करो, किसी को नहीं देखो, आप सिर्फ अपने आप का पीछा करो, आप सिर्फ अपने आप का पीछा करो। आज पहला दिन है, आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आज आपका पहला दिन है। आपने एक स्ट्रेटेजी प्लान कर ली कि आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करोगे। अब आप 15 दिन बाद अपने आप को चेक करो, सेल्फ एनालिसिस करो कि अब आप कहां पहुंचे हो। वो सेल्फ एनालिसिस आप कैसे करोगे, किस तरीके से आप वो सेल्फ एनालिसिस करोगे? मॉक टेस्ट दो, आप पीवाईक्यूज लगाओ, आप देखो, आप घड़ी लगाओ कि जो क्वेश्चंस को आप 15 दिन पहले छू नहीं पा रहे थे, 15 दिन बाद क्या कर पा रहे हो। यही चीज अगले 15 दिन या फिर उसके बाद 1 महीने बाद आप अपने आप को चेक करो और वो एनालिसिस की आप एक टेबल बनाओ। मेरे बच्चे क्या होता है ना कि हमने इतनी सारी बातें बोल दी आपसे कि ऐसा करो वैसा करो ये करो। वादा करता हूं कोई एक बच्चा भी अगर इन चीजों को फॉलो करता है अच्छी तरह, मैं बिल्कुल बोलता हूं कि आप एग्जाम की बाउंड्री के बहुत पार जाओगे। कोई भरोसा नहीं कि आप रैंक मार दो, जी हां कोई भरोसा नहीं। जैसे कितनी बातें हमने शॉर्ट नोट्स पर बात करी, सर ने पीवाईक्यूज के बारे में बात करी, रिवीजन के बारे में बात करी, हमने जनरल स्टडीज के बारे में बात करी, हम यहां पर सेल्फ एनालिसिस जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इसके बारे में आपसे बात कर रहे हैं। तो आप ये एनालिसिस टेबल बनाइए कि आप 15 दिन पहले कहां थे, 15 दिन बाद कहां हो, 2 महीने बाद कहां हो और 3 महीने बाद कहां हो। तभी बेटा आप कामयाब हो पाएंगे। खैर आगे चलते हैं अगले टॉपिक पे। रिवाइज रिवाइज रिवाइज। जी जब से हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं, जब से हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं कि रिवीजन, हमने बात करी वर्क ऑन टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट। सर आप इन दो टॉपिक के बारे में आपको लगता है कुछ कहना? वैसे तो हमने सारी बातें करी दी टाइम मैनेजमेंट। हाँ सर, बातें करी ली हैं कि टाइम मैनेजमेंट तो हमेशा किसी भी एग्जाम को प्रिपेयर कर रहे हो तो वो की होता है। जैसे हमने जितनी भी बातें करी वो टाइम मैनेजमेंट को ही लेके थी कि आप जैसे पीवाईक्यू के एनालिसिस करके टॉपिक का वेटेज डिसाइड कर रहे हो तो आपको पता है कहाँ टाइम ज्यादा देना है, कहाँ टाइम कम देना है। आप जब अपना शॉर्ट नोट्स बना रहे हो तो आप किन चीजों को फ्रिक्वेंटली भूल रहे हो, कौन सी चीजें ज्यादा रिवाइज करनी है उन पे फोकस कर रहे हो, वहां टाइम मैनेजमेंट ही है क्योंकि उसको ज्यादा टाइम देना है। जो टॉपिक स्ट्रांग है उनको कम टाइम देना है। तो ये सारे, और आप टेस्ट की जब टेस्ट सीरीज देते हो तो टेस्ट सीरीज में भी टाइम मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आपको भाई साहब वो जो क्वेश्चंस हैं उस टाइम लिमिट में आप कितना ज्यादा अटेम्प्ट कर पा रहे हो, आपको कितना आराम होता है पेपर में, क्या आप टाइमली अटेम्प्ट कर पा रहे हो, ये भी मैटर करता है। तो टाइम मैनेजमेंट हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो केवल एग्जाम में नहीं, वो हर जगह आपकी नॉर्मल लाइफ में भी आप अपने पूरे दिन को कितना स्ट्रक्चर्ड वे में प्लान करते हैं, टाइम को कितना अच्छे से मैनेज करते हैं, उतना अच्छा आउटकम आपका आता है। किसी भी काम को आप कर रहे हैं और उसमें एफर्ट लगा रहे हैं ना, तो ये आपको करना ही पड़ेगा। और आप जब अगर अच्छे से सिंसियर स्टूडेंट हो तो टाइम मैनेजमेंट अपने आप अच्छा होने लगता है जब आप अपनी चीजों को सीरियसली लेते हो। तो इसकी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम बाउंड प्रैक्टिस, सर ने ऑलरेडी बताया था कि जब आप सब्जेक्ट पढ़ते हो तो भाई साहब पहले पढ़ लिया, एक बार क्वेश्चन कर लिया, उन्हीं क्वेश्चन को दोबारा करना है, पीवाईक्यू को दोबारा, लेकिन अब क्या टाइमर लगा के करना है कि आप टाइम बाउंड मैनर में कर पा रहे हो कि नहीं। क्योंकि एग्जाम में, अभी हमने बात करी कि एग्जाम में आपको टाइम बाउंड मैनर में सर्टेन नंबर ऑफ क्वेश्चंस दिए जाएंगे और उनको आपको जितना आता है, जो नहीं आता उसको भूल जाओ। अगर आपने अच्छे से तैयारी करी है तो अच्छा खासा पेपर आ रहा होगा। उनको अगर आप करके एक्यूरेटली चले आ गए टाइम बाउंड मैनर में, टाइम बाउंड मैनर में करने का मतलब ये है कि आप स्पीड के साथ करो, एक्यूरेसी भी आपकी ना खोए, है ना। तो अगर आप करके चले आए तो आप फोड़ देंगे एग्जाम,
है ना, इतना ही करना होता। 100% पेपर तो किसी को नहीं आता, और ना आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। 100% सिलेबस कभी जिंदगी में कंप्लीट कर पाएंगे। हर सब्जेक्ट का जो 80% 85% इंपॉर्टेंस है, उसको आपको अच्छे से कवर करना, उसका प्रैक्टिस करना टाइम बाउंड मैनर में, यू कैन अचीव एनीथिंग, है ना। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, ये हम बचपन से सुनते आए हैं, ये बचपन से किसी सुनते भी। हैं सर। एक चीज बोलना चाहूंगा मैं यहाँ पर बच्चों बिल्कुल से सर। कि हमने सुना है प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। एक्चुअली प्रैक्टिस तो गधा भी करता है, लेकिन वो सुबह से हाँ। लेकर रात तक करता है, लेकिन घोड़ा नहीं बन पाता। तो यहां पर हाँ। कुछ त्रुटि है क्या? नहीं बेटा, मैं ये कहता हूं कि परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आपकी जो प्रैक्टिस होना चाहिए वो भी परफेक्ट होना चाहिए। यहां पर एक बहुत अच्छी चीज है, वो ये कि ऊपर वाले ने इंसान एक ऐसी चीज बनाई है कि वो जो चाहे वो कर सकता है। जब वो सोचता है कि उसको चांद पे जाना है तो ऐसे यंत्र बना लेता है कि चांद पहुंच जाता है। जब वो सोचता है कि समुद्र की गहराई नापनी है तो समुद्र की गहराई नाप लेता है। मैं बार बार बच्चों से ये कहता हूं, बेटा एग्जाम निकालना कोई भी एक बार ठान लो, कोई बड़ी बात नहीं है। बस आपको ये बिल्कुल। मालूम होना चाहिए कि आज आप कहां खड़े हो और आपकी एग्जाम डेट क्या है, ये ड्यूरेशन में आपकी स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए, ये मालूम होना चाहिए। बस यही कहूंगा, परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। परफेक्ट। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। टाइम प्रीसियस, डोंट रीड अ लॉट ऑफ स्टडी मटेरियल। ऑलरेडी इस पे हम लोग बात सबसे बात कर स्टार्टिंग चुके में हैं, किए थे। बात कर चुके हैं। हाँ, और लास्ट मंथ में आपको क्या करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस पीवाईक्यू जितना अगेन एंड अगेन, इस पे हम लोग बार बार बात किए, और लास्ट मंथ में ये स्ट्रेटेजी सबसे ज्यादा हेल्प करेगी। पीवाईक्यू को बार बार सॉल्व करना, जितना सॉल्व करना है और टाइम बाउंड मैनर में सॉल्व करना है। आपके लास्ट मंथ में इससे अच्छा हो ही नहीं सकता। तो लास्ट मंथ के पहले कोशिश करिए मैक्सिमम जो सारे सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो पढ़ लीजिए। और मैं यहां पे सर एक पॉइंट बस और ऐड करूंगा इसमें, है ना, लास्ट में पीवाईक्यू सॉल्व करना, एक पॉइंट मुझसे लगता है मिस हो गया है। क्योंकि जो गेट का सिलेबस है, गेट की तैयारी सारे बच्चे करते हैं, गेट में इन डेप्थ पढ़ते हैं, तो वो यूएससी की तैयारी ऑलमोस्ट हो ही जाती है। क्योंकि यूएससी का लेवल का क्वेश्चन थोड़ा सा, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत कम होता, थोड़ा सा कम होता है। तो आपने गेट लेवल के क्वेश्चन कर लिए तो आप यूएससी के पीवाईक्यू जब प्रैक्टिस करेंगे आसान लगेंगे आपको थोड़ा सा उन टॉपिक्स पे, और आपका इजिली हो जाएगा। अब आता है जो अनकॉमन सब्जेक्ट है, उसमें कई बार बच्चे सोचते हैं कि सब कुछ कवर कर लें। मैंने भी तैयारी करी है, मैंने भी रैंक निकाली, और आप किसी भी रैंकर से मिलेंगे ईएससी के, आपको हर सब्जेक्ट के सारे टॉपिक्स नहीं कवर करने, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए खासकर। जीएस वीएस की बात नहीं कर रहा हूं, जीएस को तो आपको कवर करना चाहिए, मैं टेक्निकल सब्जेक्ट की स्पेशली बात कर रहा हूं। आप देखोगे कुछ सेलेक्टेड टॉपिक हैं जो टफ सब्जेक्ट में बात कर रहा हूं, जो अनकॉमन सब्जेक्ट, जो थोड़े से एक्स्ट्रा सिलेबस में है, काफी बड़े बड़े सब्जेक्ट हैं वो, उनमें आपको सेलेक्टेड एरियाज को ही पढ़ना और वो पीवाईक्यूज बताएंगे। पीवाईक्यूज आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इन्हीं टॉपिक से मेजरली क्वेश्चन आए, और वो टॉपिक बड़े इजीली जल्दी कवर हो जाएंगे आपको। बाकी अगर आप पूरी सब्जेक्ट पढ़ने जाएंगे ना, जैसे हमारे यहाँ कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन गेट में कुछ भी नहीं है, इंजीनियरिंग सर्विसेज के कम्युनिकेशन से बहुत वास्ट है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, ये सब कुछ आ जाता है, ऑप्टिकल कम्युनिकेशन। लेकिन उन टॉपिक्स में केवल सेलेक्टेड पढ़ना, पीवाईक्यूज की एनालिसिस करके। हमारे यहाँ माइक्रोवेव आती थी, माइक्रोवेव में हम लोग बहुत कम पढ़ते थे, 20-25 घंटे 30 घंटे पढ़ लिया हो गया, क्योंकि उसमें कुछ सेलेक्टेड डेरिवेशन, कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स पढ़ के उससे काम बन जाता था। तो ये इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन की आप तैयारी कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा, और लास्ट मंथ में ज्यादा से ज्यादा पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करनी है। अब लास्ट में मैं चाहूंगा कि हैदर सर इस सेशन को क्लोज करें, और जो हमारे आने वाले एस्पिरेंट हैं उनके लिए सर कुछ कहना चाहेंगे, कुछ उनको मोटिवेट करना चाहेंगे आप? क्योंकि सर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हम टीचर जब बच्चों को गाइड करते हैं, कुछ उनको कहते हैं, तो उनके अंदर थोड़ी सी एनर्जी आती है कि हाँ सर हम भी कर सकते हैं और हमसे भी ये एग्जाम क्रैक हो सकता है। हैदर सर। बहुत बहुत शुक्रिया चंदन सर। और लास्ट में मैं आया हूं तो एंडिंग अपने स्टाइल में अपने तरीके से करूंगा, लेकिन उससे पहले एक चीज कहूंगा बच्चों कि ये सेशन बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव था। यकीन करिए कि टाइम कब निकल गया मुझे पता ही नहीं चला चंदन सर, बिल्कुल नहीं। यस बहुत सर। सी चीजें मैंने आपसे सीखी, बहुत सी चीजें मुझे आज समझ में आई, जिन चीजों के बारे में मैं भी सोचता था कि नहीं बच्चे को यहां दिक्कत होती होगी, यहां परेशानी होती होगी, चंदन सर ने उन चीजों को क्लियर करा। मेरे बच्चों, मैं हमेशा बच्चों से यह कहता हूं कि किसी भी चीज का शॉर्टकट नहीं होता, आप शॉर्टकट के लिए भागते हो। और दूसरी चीज ये कि कोई अगर तुमसे कहता है कि ये तुमसे ना हो पाएगा, तो मेरे बच्चे उसके लिए मैं दूसरे शब्द बोलता हूं, यहां नहीं बोलूंगा। मैं आपसे यही कहूंगा कि कैसे ना हो पाएगा, बिल्कुल होगा, 100% होगा। दो लाइनों में चीज को और टॉपिक को खत्म करते हैं, और दो लाइनें ये हैं कि परवास का अरमा हो जिन्हें, परवास मतलब ऊंचाइयां छूना,
उड़ना, बहुत ऊपर जाना, परवास का अरमा हो जिन्हें, वो इतना जान लें कि छोटे या बड़े पर कोई माने नहीं रखते और मंजिल पे पहुंच जाते हैं वो हमेशा, मंजिल के फासले जो नापा नहीं करते। और जमाना जिसे कहे मुश्किल, जमाना जिसे कहे मुश्किल, लोग कहते हैं ना तुमसे ना हो पाएगा, जमाना जिसे कहे मुश्किल वो काम तू करके दिखा दे और माथे के पसीने से जमीन को भिगा दे। और आसानियां ना ढूंढ, शॉर्टकट्स, सर सारी चीज पकी पकाई दे दो, दूध में घोल के पिला दो, नहीं, आसानियां ना ढूंढ, कहीं का ना रहेगा और औरों के भरोसे कोई काम ना चलेगा। और मेरे दोस्तों, हाथों की लकीरों में क्या ढूंढता है मेरे दोस्त तू मुकद्दर, बस हौसला दिखा दे तो हर काम है मुमकिन, बस हौसला दिखा दे तो हर काम है मुमकिन। मेरे बच्चों, बस यही कहना चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया चंदन सर, मजा बहुत आया। ही इस शानदार तरह के सर। सेशन हम करते रहेंगे और बिल्कुल सर। बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक यू सो मच।